स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं में विज्ञान में अध्याय 2 जो था हमारा, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए-नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमें लघु-उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं और ये सारे प्रश्न जो आपके रेमेडियल क्लासेस चल रही है, उसी सरकार द्वारा जो एक पुस्तक जारी की गई है, उससे से हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर लघु-उत्तरीय प्रश्न में जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्न पहला देखिए हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिलक्षणों वाले प्रत्येक मिश्रण का एक उदाहरण दीजिए तथा इन मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने की उपयुक्त विधि का नाम बताइए। हमें यहाँ पर कुछ अभिलक्षण दिए हुए हैं और इन अभिलक्षणों का हमें प्रत्येक मिश्रण का एक उदाहरण देना है और फिर इस मिश्रण में जो अवयव है, उनको अलग करने की कौन सी विधि हो, उस विधि का भी हमें नाम बताना है। तो देखिए पहला लक्षण क्या दिया हुआ है, दो अभिसरणीय द्रव्य। तो दो अभिसरणीय द्रव्य क्या होता है, इसमें अगर हम मिश्रण देखेंगे तो एक हो जाएगा जल और केरोसिन का मिश्रण, है ना। अभिसरणीय मिश्रण में क्या हो जाएगा, जल और केरोसिन का मिश्रण। तो इसको अगर हम अलग करें तो ये पृथक करने की जो विधि है, उसको हम उस विधि से इसको हम अलग कर सकते हैं। जल को अलग कर सकते हैं, केरोसिन को भी अलग कर सकते हैं। दूसरा है क्वथनाकों में पर्याप्त अंतर रखने वाले वाष्पशील अवयव। तो इसका उदाहरण हो जाएगा पेट्रोल और डीजल का मिश्रण। और पेट्रोल और डीजल को हम अलग कैसे कर सकते हैं, तो इसको अलग करने की जो विधि है उसको हम कहते हैं आसवन विधि, है ना। प्रभाजी आसवन विधि, उससे हम पेट्रोल और डीजल को भी अलग अलग कर सकते हैं। तीसरा है किसी विलायक में घुले दो या दो से अधिक रंगीन अवयव। दो या दो से अधिक रंगीन अवयव, तो यहाँ पर देखिए काली शाही और का जल में विलयन। पानी के अंदर अगर हम काली शाही को डालेंगे और जब उसको हम अलग करेंगे तो उसको अलग करने की जो विधि है उसको हम क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। पानी के अंदर से शाही को अलग करने की विधि क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाती है। आखिरी दिया हुआ है अवयवों में से एक जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है ना। यह भी पहले पार्ट में अपनों ने पढ़ा था, कोई भी पदार्थ है और अगर वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जा रहा है तो वो घटना जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी ऊर्ध्वपातन, है ना। तो यहाँ पर हमें इसका उदाहरण देना है, ठोस से सीधे गैस में बदलना। तो यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा नमक तथा अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण। अमोनियम क्लोराइड और नमक दोनों को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो ये जो एक अवयव बनेगा उसको हम कह सकते हैं कि ये एक ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलने वाला मिश्रण है। और इसको अगर हम अलग करेंगे तो अलग करने की विधि क्या कहलाएगी, हमारी ऊर्ध्वपातन, है ना। ऊर्ध्वपातन विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं। नीचे देखेंगे हम तो हमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न दूसरा है, एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा तन्य है। बहुत ही ज्यादा उसके अंदर से आवाज आती है और तन्य है, उसको जितना खींचो उतना वो लंबा होता जाता है। आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे, है ना। हम इसको किस श्रेणी में रख सकते हैं वो हमें बताना है और इस तत्व के अन्य अभिलक्षणों को लिखें। अब उसके बाद इस तथ्य के और भी क्या गुण हो सकते हैं, इन दो गुणों के अलावा, ध्वनिक तथा तन्य के अलावा और भी क्या गुण हैं वो हमें बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, इस तत्व को धातु तत्व की श्रेणी में हम वर्गीकृत करेंगे। ये कोई भी तत्व है तो इस तत्व को हम क्या कहेंगे, धातु, है ना। क्योंकि ये ध्वनिक तथा तन्य ये धातु के लक्षण है, तो हम इसको धातु की श्रेणी में रखेंगे। इस तत्व के अभिलक्षण निम्नलिखित है। और आगे और गुण पूछे हम तो हम इसका गुण बता सकते हैं, धातुओं के जो गुण होते हैं वो। अगर आपके पास परीक्षा में ये प्रश्न भी आ जाए ना कि किसी भी धातु के गुण लिखिए, तो भी आप ये उत्तर लिख दीजिएगा, आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो देखिए इसके आगे और गुण, पहला हो जाएगा ये आघातवर्धनीय है ना। दूसरा, ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। कोई भी धातु अगर होगी तो वो विद्युत की भी सुचालक होगी और ऊष्मा की भी सुचालक होगी, है ना। यह चमकदार होती है और यह सामान्यतः ठोस तथा कठोर होता है। धातु क्या होती है, सामान्यतः ठोस भी होती है और कठोर भी होती है। तो ये आपके धातु के गुण भी हो जाएंगे, है ना। तो उसमें भी आपका ये उत्तर माना जाएगा। आगे देखते हैं हम, तो हमारे लिए और महत्वपूर्ण प्रश्न में अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है। प्रश्न 4 क्या है, आपको रेत, लोहा छीलन, अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड युक्त मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण से इन अवयवों को अलग करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं को सुझाइए। अब ये जो हमें मिश्रण दिया हुआ है, इस मिश्रण को हम कैसे अलग कर सकते हैं, उस विधि का हमें नाम बताना है। तो इसका उत्तर होगा, तो दिए गए मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया के सुझाव। जो सुझाव हमसे मांगे गए थे वो सुझाव हम इनको बताते हैं। देखिए पहला हो जाएगा, सर्वप्रथम मिश्रण को एक पात्र में रखकर उसमें चुंबक घुमाते हैं। कोई भी मिश्रण, ये जो हमें मिश्रण दिया हुआ है, इस मिश्रण में क्या है, लोहे के छीलन है
है ना। तो लोहे के छीलन को हम कैसे अलग कर सकते हैं, चुंबक से। चुंबक जब घुमाएंगे तो सब लोहे के जो छीलन होंगे वो उसमें चिपक जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, उस मिश्रण को एक पात्र में रख लेंगे, एक बर्तन में रख लेंगे और उसके अंदर चुंबक घुमाएंगे, जिससे लोहा छीलन पृथक हो जाती है और चुंबक से वो जो लोहा छीलन है वो सब उस चुंबक में चिपक जाएगी, तो वो अलग हो जाएगी। इसे चुंबक से पृथक कर अलग रख लेते हैं। अब फिर उस लोहा छीलन को हम क्या करेंगे, चुंबक से निकाल निकाल कर अलग रख देंगे। फिर मिश्रण में से ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्ध्वपातन अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लेते हैं। फिर उसमें अमोनियम क्लोराइड जो बचा हुआ था उसको हम ऊर्ध्वपातन की जो विधि है उसके द्वारा अमोनियम क्लोराइड को हम अलग कर लेंगे। शेष मिश्रण को जल में घोलते हैं। उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ मिश्रण है उसको हम पानी के अंदर घोल देंगे, जिससे सोडियम क्लोराइड जल में घुलनशील होने के कारण घुल जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, पानी के अंदर घुल जाता है ना, जल के अंदर घुलनशील है। तो जब हम उस मिश्रण को पानी के अंदर डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो है वो घुल जाएगा तथा रेत जो होती है वो नीचे तले में बैठ जाएगी। रेत पानी के अंदर नीचे तल के अंदर जम जाएगी और सोडियम क्लोराइड वो पानी के अंदर घुल जाएगा। इस विभाजन को फिल्टर पत्र से छानने से तो रेत फिल्टर पत्र के ऊपर आवेश के रूप में बचता है तथा सोडियम क्लोराइड फिल्ट्रेट के रूप में बीकर में एकत्रित हो जाता है। अब उस पूरे घोल को हम क्या करेंगे, फिल्टर पत्र जो होता है उससे हम छान लेते हैं। तो रेत जो होती है वो जो फिल्टर पत्र है उसके ऊपर जम जाएगी और सोडियम क्लोराइड उस बीकर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड वाले निस्यंद विलयन को गर्म करते हैं तो जल व विकृत होकर उड़ जाता है ना। सोडियम क्लोराइड को अगर हम विलयन को गर्म करते हैं तो जल क्या होगा, वो वाष्पीकृत हो जाएगा और उड़ जाएगा तथा सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बच जाएंगे। इस प्रकार हम सोडियम क्लोराइड को भी अलग कर लेंगे। पांचवा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ और ये पांचवा प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप IMP समझ लीजिएगा, नोट लगा लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक कर भी इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको परीक्षा में ये देखने को जरूर मिल जाएगा। प्रश्न क्या दिया है, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें मिश्रण और यौगिक में अंतर बताना है कि मिश्रण क्या है और यौगिक में कौन कौन से अंतर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारणी के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मिश्रण और यौगिक में निम्नलिखित अंतर है। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है ना। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हैं और उनके अंदर बिना रासायनिक क्रिया के कोई अगर दूसरा पदार्थ बन जाता है तो वो होता है मिश्रण। जबकि दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक कहलाता है। और यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ हैं और उनमें जो रासायनिक क्रिया होती है उस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कोई दूसरा पदार्थ बनता है, उसको हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण में घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, जबकि यौगिक में घटक के जो गुण होते हैं वो हमेशा अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। मिश्रण में घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से अलग किया जा सकता है ना। जो भी घटक है उसको हम भौतिक क्रियाओं द्वारा, भौतिक विधियां जो होती है उसके द्वारा हम आसानी से उसको हम अलग कर लेते हैं। लेकिन यौगिक में क्या होता है, भौतिक विधियों द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता। यौगिक के अंदर से कोई भी घटक है तो उन घटकों को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट है हमारे पास, चौथा पॉइंट, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण जो होता है इसका जो संगठन होता है वो परिवर्तनीय, वो बदलता हुआ रहता है। लेकिन यौगिक का जो संगठन है वो सदैव स्थायी होता है, कभी भी बदलता नहीं है यौगिक का संगठन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। आप इसको यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा या अपनी कॉपी में यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को एक जगह रोक दीजिएगा और कॉपी में नोट करके इसके ऊपर मोस्ट IMP लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हमें एक और प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। कोलाइड विलयन है ना। प्रश्न पांचवा है, कोलाइड एवं निलंबन को परिभाषित कीजिए। कोलाइड की परिभाषा और निलंबन की परिभाषा हमें बतानी है। तो देखिए, कोलाइड, जब किसी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। कोई भी विलयन है उसके अंदर विलय के जो कण होते हैं वो निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम अपने आंखों से उनको देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरण को हम फैलाते हैं आसानी से, तो ये किरणें क्या होती हैं, आसानी से फैला देती है। ऐसे विलयन को हम कोलाइड विलयन या कोलाइड कहते हैं। उदाहरण दूध, मक्खन, पनीर, जेली, धुआं, ये सब कोलाइड विलयन के उदाहरण हैं। निलंबन की अगर हम बात करें तो वह विषमांगी विलयन, जिसमें विलय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके अंदर जो विलय के कण होते हैं, इसके अंदर जो मिला हुआ रहता है उसको हम आसानी से अपने आंखों से देख सकते हैं तथा यह माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं।
ये सब निलंबन कहलाता है ना। कोई भी अगर विषवांगी विलयन है, उसके अंदर कोई विलय मिला हुआ है तो उसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उसको हम निलंबन कहते हैं। और जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, वो कोलाइट कहलाता है। तो निलंबन के अगर हम उदाहरण देखें तो मिट्टी युक्त गंदा पानी है ना, गंदा पानी होगा, उसको हम आंखों से देख सकते हैं, इसके अंदर मिट्टी के कण मिले हुए हैं। चाक का घोल, उसको भी हम अपनी आंखों से उसके घोल के अंदर जो मिश्रण मिला हुआ रहता है, हम उसको देख सकते हैं। तो ये निलंबन कहलाएगा। प्रश्न छठा है, कोलाइट के 4 गुण धर्म लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोलाइट के 4 गुण धर्म बताना है, लक्षण विशेषताएं, है ना। तो इसका उत्तर होगा, यह एक विषमांगी विलयन होता है। कोलाइट क्या होता है? एक विषमांगी विलयन होता है। इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके अंदर जो विलय के रूप में कण मौजूद होते हैं, उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। कोलाइट के अंदर जो विलय मिला हुआ रहता है, उसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं और टिंडल प्रभाव के माध्यम से हम ये प्रदर्शित होते हैं।